उत्तर प्रदेश से आजाद भारत की जनता ने जवाहरलाल नेहरू को अपना प्रधानमंत्री चुना। 489 लोकसभा और 3,283 राज्य विधानसभा सीटों के लिए आयोजित पहले आम चुनाव में कांग्रेस को जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। जहां एक तरफ चुनावी दंगल में जनता ने कई नए चेहरों पर भरोसा जताया, तो कई राजनीतिक दिग्गजों को हार का मुंह भी देखना पड़ा, जिसमें जय नारायण व्यास, मोरारजी देसाई, आचार्य कृपलानी से लेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर शामिल थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे पहले आम चुनावों के नतीजों की, जिसने जनतंत्र की नींव रखी। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। पहले चुनाव के बाद देश के हालातों में कई बड़े बदलाव हुए। आजादी से पहले जो समूह एक साथ काम कर रहे थे, अब उनमें विद्रोह के बीज फूट पड़े। जहां एक ओर पहले चुनाव में गिनती के ही राजनीतिक गुट थे, तो दूसरे चुनाव तक आते आते कई पार्टियों का जन्म हो चुका था। साथ ही 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व वाले राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी सिफारिशें की थी, जिन्हें साल 1956 में लागू किया गया था। इस प्रकार राज्यों की सीमाएं भी पहले लोकसभा चुनाव के दौरान की सीमाओं से भिन्न थीं। बहरहाल राजनीतिक समीकरण को ढालने के बाद अब बारी थी देश को विकास के सूत्र में बांधने की। दरअसल जनता द्वारा चुनी हुई नई नवेली सरकार ने भारत के विकास से संबंधित अपनी योजना जारी की और इसके साथ ही शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजना की। पहले पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया, जिसमें कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही बांधों और सिंचाई में निवेश की शुरुआत की गई। यह वही दौर था जब भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण की नींव पड़ी थी। दरअसल यह हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, जिसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। वहीं साल 1956 के अंत तक आते आते 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना हुई। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर लगभग 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर करीब 3.6% थी। इसके साथ ही भारत देश विकास की योजनाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, जिसमें भारत संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे समूहों का हिस्सा बना। इन सब के साथ ही देश पहुंचा दूसरे आम चुनाव की ओर। हालांकि दूसरे चुनाव में सबसे भारी समस्या थी उसे तय समय से करवाना। दरअसल 1956 में ऐसा लग रहा था कि चुनाव में देरी हो सकती है, और इस देरी का कारण था राज्यों का पुनर्गठन। दरअसल 1951-52 तक भारतीय प्रांत 27 राज्यों की श्रृंखला में बंध चुके थे। वहीं 1957 तक आते आते 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे। वहीं 403 निर्वाचन क्षेत्रों में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें दोहरे सदस्यों वाली कुल 91 सीटें थीं, और 2518 निर्वाचन क्षेत्रों में 3102 राज्य विधानसभा सीटें, जिनमें कुल 584 में दोहरे सदस्यों वाली सीटें शामिल थीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 1961 तक यह दोहरे सदस्य वाला नियम चलता रहा, जहां एक ही सीट पर 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। बहरहाल तमाम विपरीत परिस्थितियों को ढाल बनाकर भारत आगे बढ़ा, और इसके साथ ही आगाज हुआ देश के दूसरे आम चुनाव का। साल 1957 में चुनाव 24 फरवरी से लेकर 9 जून तक चला था, यानी यह चुनाव तकरीबन 3.5 महीने तक चला। जहां पहले आम चुनावों की सीट की कुल संख्या 489 थी, तो दूसरे चुनावी दौर में यह बढ़कर 494 हो चुकी थी। इस चुनाव में कुल पंजीकृत वोटरों में 45.44% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं चुनाव आयोग की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि दूसरे आम चुनाव में लगभग 9.26 लाख मतदान कर्मी, 2.73 लाख पुलिसकर्मी और 1.68 लाख चौकीदार तैनात किए गए थे। साथ ही 21 लाख से अधिक मतपेटियों का इस्तेमाल हुआ था। जहां पहले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को 1 रुपए के नोट के आकार का मतपत्र दिया गया था और इसे अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए निर्दिष्ट मतपेटी में डालने के लिए कहा गया था, वहीं यह प्रणाली साल 1957 में बदल गई। अब एक नए प्रकार का मतपत्र पेश किया गया, जो ईवीएम के आने तक उपयोग में रहा। नए मतपत्र में प्रत्येक उम्मीदवार का क्रमांक और नाम, उनकी पार्टी संबद्धता और चुनाव चिन्ह शामिल थे। नासिक में सिक्योरिटी प्रेस द्वारा 1957 के चुनाव के लिए करीब 57.93 करोड़ मतपत्र छापे गए। वहीं दूसरे आम चुनाव में भी एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया।
नतीजों में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे करीब 10% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ राजनीति में अपनी जमीन तैयार कर रही थी। इन सब के साथ ही देश के दूसरे आम चुनाव में महज 45 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 22 ने जीत दर्ज की। वहीं पहले चुनाव में हार का सामना करने वाले मोरारजी देसाई ने सूरत जीत दर्ज की। लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज से, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और फिरोज गांधी रायबरेली सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। इसी चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वो मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर से बीजेएस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें केवल बलरामपुर सीट पर ही जीत हासिल हुई। इसके साथ ही 17 अप्रैल 1957 को पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फिर दौर शुरू हुआ भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का, जिसने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। यह वही समय था जब प्रधानमंत्री नेहरू ने दूसरे कार्यकाल में गोवा की सफल मुक्ति की देखरेख की और साथ ही दमन और दीव को 400 वर्षों से अधिक के पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया। बढ़ते समय के पहिए के साथ वक्त हो गया था तीसरे आम चुनावों का, जहां जीत के विश्वास से आगे बढ़ रही थी कांग्रेस पार्टी, तो दूसरी ओर कई नए राजनीतिक समूहों के उदय ने जनता के समक्ष रख दिया था विकल्प। हालांकि आंतरिक राजनीति से इतर यह दौर अंतर्राष्ट्रीय पहलू से भी बेहद खास रहा। विकास की ओर बढ़ते भारत पर घात लगाकर बैठा मुल्क उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। कौन था ये देश? क्या थी भारत के खिलाफ साजिश? और क्यों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से साल 1962 था अहम? जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में। जय हिंद।